रे ओ गौरी, आज तो तू बड़े चाव से घास खा रही है। खा ले, खा ले। जब हमारी फसल कट जाएगी ना, तो मैं शहर जाकर तेरे लिए पीतल की नई घंटी लाऊंगा। पूरे गांव में तेरी घंटी की आवाज सबसे सुरीली होगी। रामू अपनी गाय गौरी से बात कर रहा था। तभी झोपड़ी का दरवाजा खुलता है और रामू की पत्नी राधा मुस्कुराते हुए रामू के पास आती है। अरे वाह रामू जी, गौरी की तो बड़ी चिंता है। और मेरे लिए क्या लाएंगे शहर से, या सिर्फ गौरी से ही प्यार करेंगे? थोड़ा बहुत अपनी पत्नी को भी प्यार कर लीजिए। अरे राधा, तुमसे बढ़कर मेरे लिए कौन है? जब इस बार खेत में बम्पर फसल होगी ना, तो मैं तुम्हारे लिए लाल रंग की वही साड़ी लाऊंगा जो तुमने पिछले मेले में देखी थी। राधा अपने पति रामू की तरफ सम्मान भरी नजरों से देखती है और फिर मुस्कुराते हुए प्यार से बोलती है। आपकी यही बातें मेरा दिल जीत लेती हैं। बस भगवान हमारे खेतों पर अपनी कृपा बनाए रखे और आप ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उधर रास्ते से सेठ धनीराम अपना मोटा पेट हिलाते हुए आ रहा है। उसके पीछे उसका चमचा मंगत हाथ में एक बड़ा सा बही खाता लिए चल रहा है। सेठ अपनी मूंछों पर ताव देते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी उसका नौकर मंगत बोलता है। सेठ जी, पूरे गांव में आपकी तूती बोलती है। आज किस गरीब की झोपड़ी नीलाम करने का इरादा है? लगता है आज फिर किसी की शामत आई है जो आपके सामने पड़े। सेठ धनीराम मूंछों पर ताव देकर हंसते हुए बोलता है। मंगत, जो भी मेरा पैसा टाइम पर नहीं लौट आएगा, उसकी जमीन और मवेशी सब धनीराम के होंगे। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे पैसा लेकर बच सके। एक बार जो मुझसे कर्ज ले चुका, वो जिंदगी में कभी भी उसका ब्याज नहीं चुका पाएगा। इतना कहकर सेठ धनीराम और उसका चमचा मंगत वहां से आगे बढ़ जाते हैं तथा वे दोनों रामू की झोपड़ी के सामने आकर रुकते हैं। सेठ धनीराम रामू को अपनी पत्नी के साथ हंसी मजाक करते हुए देखता है। अरे ओ रामू, यहाँ तो बड़ी ऐश हो रही है। सुबह सुबह चाय की चुस्कियां ली जा रही हैं। खेत में काम करने का इरादा है या दिन भर गाय से ही बातें करेगा? लगता है पैसे ज्यादा कमा लिया है क्या? नमस्ते सेठ जी, बस खेत पर ही निकल रहा था। इस बार फसल बहुत अच्छी होगी सेठ जी। ईश्वर ने चाहा तो सब बढ़िया होगा। और रही बात गौरी की, तो हम इसे अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। सेठ धनीराम रामू की गाय गौरी को लालची नजरों से देखता है और बातें बनाते हुए बोलता है। देख रामू, मुझे तो बस अपने ब्याज से मतलब है। और हाँ, तेरी यह गाय गौरी बड़ी तंदुरुस्त है, दूध भी ढेर सारा देती होगी। और हाँ, इसकी जितनी अच्छी गाय मैंने आज तक नहीं देखा है। सेठ धनीराम की बात सुनकर राधा आगे आती है। सेठ जी, गौरी हमारे परिवार का हिस्सा है। रामू जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि आपका जो कर्ज है हम उसको चुका सके। हम इज्जतदार लोग हैं, मजबूरी में आपसे कर्ज लिया है, परंतु आपका हिसाब समय पर हो जाएगा। राधा की बात सुनकर सेठ धनीराम को गुस्सा आ जाता है। चलो चलो, बातें बनाना तो कोई तुम औरतों से सीखे। मंगत, चल यहां से, अभी पूरे गांव से वसूली करनी है। अगर इनके मुंह लगे रहेंगे तो ये लोग 10 तरह की बातें बताएंगे। सेठ धनीराम और उसका नौकर मंगत गांव में अन्य लोगों से ब्याज वसूलने चले जाते हैं। रामू अपने सूखे पड़े खेत के बीचों बीच घुटनों के बल बैठा था। उसके हाथ में सूखी हुई फसल का एक तिनका है। वह रो रहा था और उसकी आंखों से आंसू मिट्टी पर गिर रहे थे। हे भगवान, यह आपने क्या किया? 3 महीने से एक बूंद बारिश नहीं हुई। मेरी पूरी मेहनत जलकर राख हो गई। अब मैं क्या करूंगा? मेरी राधा क्या खाएगी? गौरी को क्या खिलाऊंगा?
सेठ धनीराम का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? झोपड़ी के अंदर राधा चूल्हे पर खाना बना रही थी। तभी रामू घर आकर सारी बात राधा से बताता है तथा मायूस होकर बैठ जाता है, जिस पर राधा रामू को प्यार से समझाती है। रामू जी, खुद को संभालिए। रोने से हमारी सूखी फसल वापस नहीं आएगी। यह समय रोने का नहीं, धीरज रखने का है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम दोनों साथ हैं। हम दोनों इस समस्या से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। राधा, घर में आटा का एक दाना नहीं बचा है। हमारी गाय गौरी भूख से व्याकुल होकर रंभा रही है। मुझसे उसका दुख नहीं देखा जाता। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। मैं तुम दोनों को किसी भी मुसीबत में नहीं देख सकता, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। राधा रामू की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रामू को कैसे समझाए और इस मुसीबत से कैसे निकले। आपके मन में क्या चल रहा है रामू जी? कहीं आप कुछ गलत तो नहीं सोच रहे हैं? मुझे सेठ धनीराम के पास जाना ही पड़ेगा। उससे कुछ पैसे उधार लेने होंगे ताकि हम और गौरी कुछ दिन जिंदा रह सके, क्योंकि इस समय मेरे पास भी बिल्कुल भी पैसा नहीं है। जो कुछ बचाया था पिछली बार तुम्हारी बीमारी में खर्च हो गया। रामू की यह बात सुनकर राधा आश्चर्यचकित हो जाती है तथा उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह सोच भी नहीं सकती थी कि रामू ऐसा कुछ करने की सोच रहा है। नहीं रामू जी, वह सेठ बहुत लालची है। वह अजगर की तरह है। एक बार उसके जाल में फंसे तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी उसका पहले से ही हम लोगों पर कुछ कर्ज बाकी है। लेकिन राधा, इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। मुझे यह कदम उठाना ही पड़ेगा। वैसे भी अगर हम उसके पास नहीं गए तो भूख प्यास से मर जाएंगे। इससे अच्छा है कर्ज लेकर कोई दूसरा रास्ता निकालना, जिससे हम लोगों को थोड़ा समय भी मिल जाएगा। अगले दिन रामू अपने आत्मसम्मान को किनारे रखकर घर का खर्च चलाने के लिए सेठ धनीराम के पास जाता है। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे, लेकिन हालात इतने खराब थे कि उसे कोई दूसरा रास्ता दिख ही नहीं रहा था। रामू जब धनीराम के घर पहुंचा तो सेठ धनीराम पैसों की गिनती कर रहा था। उसके आसपास नोटों की कई सारी गड्डियां फैली हुई थीं। सेठ जी, मुझ पर दया कीजिए। सूखे की वजह से मेरी पूरी फसल जल गई। मुझे घर चलाने और बीज खरीदने के लिए 5,000 रुपए उधार दे दीजिए। मैं अगली फसल आते ही चुका दूंगा। बड़ी उम्मीद से आपके पास आया हूं सेठ जी। उस दिन तो तुम और तुम्हारी पत्नी बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। अब कहां गई वो सब बातें? और तुमसे भी पहले तुम्हारी पत्नी बहुत बोल रही थी। जब मुसीबत आई है तो सिर्फ मैं ही दिख रहा हूं। अब समझ में आया ना कि सेठ धनीराम से पंगा नहीं लेना चाहिए। सेठ जी, उस दिन के लिए अपनी पत्नी की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। क्षमा कर दीजिए। आप बस किसी तरह से हमारी मदद कर दीजिए। मैं वादा करता हूं आपका पैसा समय से पहले वापस कर दूंगा। देखो रामू, मुझे माफी से कोई मतलब नहीं है। मैं पैसा देता हूं और ब्याज वसूलता हूं, यही मेरा काम है। बाकी 5,000 रुपए? रामू, धनीराम बिना फायदे के किसी को फूटी कौड़ी भी नहीं देता। तुम्हें 5,000 मिलेंगे, लेकिन 25% ब्याज के साथ। और अगर 6 महीने में पैसे नहीं मिले तो समझ लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। सेठ जी, जो आप कहेंगे मैं मानूंगा। बस इस वक्त मेरी मदद कर दीजिए। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपका पैसा जल्द से जल्द वापस कर दूं। चलो ठीक है, इस कागज पर अपना अंगूठा लगाओ। याद रखना रामू, अगर समय पर पैसा नहीं मिला तो यह हवेली तुम्हारी झोपड़ी और तुम्हारी गाय गौरी पर कब्जा कर लेगी। सेठ धनीराम ने रामू को 5,000 रुपये दे दिए। इसके बाद रामू ने सेठ को धन्यवाद दिया और अपने घर के लिए निकल गया। रास्ते में रामू यही सोच रहा था कि अगर उसने सेठ का पैसा नहीं चुकाया तो उसे अपनी गाय और अपनी जमीन दोनों से हाथ धोना पड़ेगा। उसने बाजार से थोड़ा आटा चावल और दाल खरीदा
और फिर अपने घर राधा के पास पहुंचा। घर आकर रामू ने राधा को सारी बातें बताई कि किस तरह से उसने सेठ धनीराम से कर्ज लिया है और उसकी शर्तें क्या-क्या थीं। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। रामू ने खेतों में जाकर कड़ी मेहनत किया। उसके बाद उसने फिर से फसल लगाया, परंतु उसकी किस्मत ने फिर साथ छोड़ दिया और बारिश नहीं हुई और फिर से उसकी फसल सूख गई। भगवान, 6 महीने का समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। न बारिश हुई न फसल पकी। सेठ से लिए 5,000 रुपए तो राशन और गौरी के चारे में खत्म हो गए। कल कर्ज चुकाने का आखिरी दिन है। मैं सेठ को पैसे कहां से दूंगा? रामू सुबह से परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और किस तरह से सेठ धनीराम का पैसा वापस करे। तभी राधा उसे समझाती है। रामू जी, आप सुबह से ऐसे ही बैठे हैं, कुछ खाया भी नहीं है आपने। इतना तनाव लेंगे तो सेहत बिगड़ जाएगी। सिर्फ टेंशन लेने से क्या होगा? जो कुछ करना है सोच समझ कर करिए। राधा की बात सुनकर रामू के आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आप को संभाल कर बोला, राधा, कल सेठ धनीराम आएगा। अगर पैसे नहीं दिए तो वह हमारी गौरी को खींच कर ले जाएगा और हमें इस झोपड़ी से बेघर कर देगा। मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें और गौरी को बेघर होते नहीं देख सकता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अगले दिन जब रामू और राधा घर में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी सेठ धनीराम और उसका चमचा मंगत आ जाते हैं। सेठ धनीराम रामू के दरवाजे पर खड़ा होकर आवाज लगाता है, अरे ओ रामू, बाहर निकल। बहुत दिन आराम फरमा लिया। आज 6 महीने की मियाद पूरी हो गई है। निकाल मेरे 5,000 रुपए और 25% का ब्याज, कुल मिलाकर 8,000 रुपए। रामू डरते डरते बाहर आता है और सेठ के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। सेठ जी, माफ कर दीजिए। इस बार भी सूखा पड़ गया। मेरी एक भी फसल नहीं उगी। मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए सेठ जी। मैं दिन रात मजदूरी करके आपका पाई पाई चुका दूंगा। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था, लेकिन किस्मत ने साथ ही नहीं दिया। रामू की बात पर सेठ का नौकर मंगत बहुत खुश हो रहा था। उसे रामू को गिड़गिड़ाते हुए देख मजा आ रहा था। हा हा हा, अरे रामू, सेठ जी का दिल कोई मोम का नहीं है जो पिघल जाएगा। पैसे निकालो वरना जंजीर तैयार है। इसी जंजीर से तुम्हारी गाय को बांधकर लेकर जाएंगे और तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालेंगे। सुन ले रामू, कल सुबह जब सूरज उगेगा तो मैं अपने आदमियों के साथ आऊंगा। अगर 8,000 रुपये नकद नहीं मिले तो तेरी गाय गौरी मेरी हवेली की शोभा बढ़ाएगी और इस झोपड़ी पर मेरा ताला लगेगा। यह धनीराम का आखिरी फरमान है। सेठ धनीराम रामू पर अपना दबाव बना रहा था। तभी राधा आती है। सेठ जी, जरा अपनी जबान पर लगाम लगाइए। आप कल सुबह जरूर आइए। हम आपका पूरा कर्ज ब्याज समेत चुका देंगे। हम लोगों को आपने कर्ज दिया है, खरीदा नहीं है। आपका जितना भी पैसा हो रहा है, कल आपका सारा पैसा वापस कर देंगे। क्या कहा? पूरे 8,000 रुपए? अरे ओ औरत, क्या तेरे घर में कोई सोने का कुआं खोदा है तूने? ठीक है, कल सुबह आता हूं। अगर पैसे नहीं मिले तो याद रखना, मैं जो तुम लोगों का वो हश्र करूंगा कि पूरा गांव याद रखेगा। सेठ और मंगत हंसते हुए चले जाते हैं। उनके जाते ही रामू घबराकर राधा के पास आता है। राधा, ये तो तुमने क्या कह दिया? हमारे पास तो 8 रुपए भी नहीं है। तुमने 8,000 रुपए देने का वादा कैसे कर दिया? कल तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तुम सेठ को जानती नहीं हो। वो हमें कल पूरे गांव के सामने जलील करेगा, फिर हमारी गाय और घर पर कब्जा कर लेगा। रामू जी, शांत हो जाइए। लालच एक ऐसी बीमारी है जो बड़े से बड़े ज्ञानी की बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। सेठ धनीराम जितना क्रूर है, उससे कहीं ज्यादा लालची है और हम उसी के लालच का इस्तेमाल करेंगे। रामू को राधा की बात समझ नहीं आती है।
वो समझ नहीं पाता है कि राधा सेठ को पैसे कैसे देगी। मैं कुछ समझा नहीं राधा, तुम क्या करने वाली हो? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? राधा रामू को घर के अंदर लेकर आती है तथा उसको एक पुरानी कड़ाही दिखाती है, जिसको देखकर रामू सोच में पड़ जाता है। अरे, ये तो हमारी वही पुरानी हांडी है जिसमें तुम कभी कभार खिचड़ी बनाती थी। इसका इस कर्ज से क्या लेना देना? और तुम मुझे इसको क्यों दिखा रही हो? रामू जी, आप भी बिल्कुल भोले भाले और सीधे इंसान हो। यह सिर्फ हांडी नहीं है रामू जी, कल सुबह सेठ के सामने यह बनेगी जादुई हांडी जो बिना आग के गरम गरम खाना पकाती है। उसके बाद इस हांडी का कमाल देखिएगा। राधा की बातों को सुनकर रामू चौंक जाता है तथा आश्चर्यचकित होकर राधा से बोलता है, क्या? बिना आग के खाना? पर यह कैसे हो सकता है? और इस हांडी से हमारा कैसे फायदा होगा? पता नहीं तुम क्या कह रही हो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सुनिए, कल सुबह सेठ के आने से ठीक 10 मिनट पहले मैं इस हांडी के अंदर एक छोटा बर्तन रखूंगी जिसमें खौलता हुआ एकदम गरम हलवा होगा। हांडी के ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे ताकि भाप और महक अंदर ही रहे। जब सेठ आएगा तो मैं ठंडे चूल्हे पर हांडी रखकर छड़ी घुमाऊंगी और जादुई नाटक करूंगी। और जब हलवे की महक बाहर आएगी तब क्या होगा? और जब हलवे की महक आएगी तो सेठ का लालच जागेगा। वह सोचेगा कि बिना आग और लकड़ी के खाना पकाने वाली यह हांडी तो करोड़ों की है। फिर वह खुद हमसे यह हांडी मांगेगा और हम इसके बदले अपना सारा कर्ज माफ करवाएंगे। रामू के चेहरे का डर गायब हो जाता है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसकी पत्नी इतनी ज्यादा समझदार है। वाह राधा वाह, मान गए तुम्हारी बुद्धिमत्ता को। तुमने तो रोते हुए घर में खुशियां ला दी। उस लालची सेठ को तो ऐसा सबक मिलेगा कि वह जिंदगी भर याद रखेगा और आज के बाद से ऐसा किसी के साथ नहीं करेगा। सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ चुकी थी और चिड़ियों के चहकने की आवाज आ रही थी। रामू की झोपड़ी के रसोई घर में राधा एक मेज के पास खड़ी थी। राधा ने एक बर्तन में खौलता हुआ एकदम गरम सूजी का हलवा रखा था और उसे उस पुरानी काली हांडी के अंदर चालाकी से फिट कर दिया था। फिर हांडी के ऊपर प्लेट से ढक दिया था। रामू जी, बात ध्यान से सुनिए। जब सेठ आएगा तो आपको एकदम दुखी और हैरान बनने का नाटक करना है, जैसे आपको कुछ पता ही न हो और आप कुछ जानते ही नहीं हो। आप बस इतना कर देना, बाकी मैं संभाल लूंगी। राधा, मेरा दिल तो बहुत जोर जोर से धड़क रहा है। अगर सेठ को पता चल गया कि हांडी के अंदर सच में हलवा रखा है तो वह हमें सीधा जेल भिजवा देगा और हम लोगों से 2 गुना ब्याज भी वसूलेगा। आप घबराइए मत। लालच इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देता है। सेठ धनीराम लालच और जल्दीबाजी के चक्कर में कुछ सोच ही नहीं पाएगा और अपने फायदे के चक्कर में हमारी सारी बात मान लेगा। बस आप मेरे पीछे खड़े रहिएगा। तभी सेठ धनीराम रामू के घर आ जाता है और जोर जोर से आवाज देने लगता है, अरे ओ रामू, ला मेरे 8,000 रुपये, नहीं तो आज तेरी गाय और तेरा घर सब कुछ मेरा होगा। बहुत समय दे दिया तुझको। मंगत, जा और उस गाय गौरी को जंजीर से बांध ले। बाहर ना आने पर सेठ धनीराम और उसका नौकर मंगत घर के अंदर आ जाते हैं, जहां पर वे देखते हैं कि राधा हाथ में एक डंडा लिए खड़ी है और उसके बगल में रामू बैठा है तथा उनके सामने टेबल पर कड़ाही रखी है जिसमें से शुद्ध देसी घी की सुगंध आ रही थी। हक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, जादुई हांडी कमाल करो। बिना आग बिना लकड़ी के सेठ जी के लिए शाही हलवा तैयार करो। सेठ धनीराम और मंगत यह देखकर रुक जाते हैं। सेठ अपनी आंखें बड़ी करके राधा को देखता है तथा सेठ धनीराम हैरानी और गुस्से से राधा को बोलता है, अरे ओ औरत, ये क्या नौटंकी चल रही है सुबह सुबह?
टेबल पर हांडी रखकर क्या पाखंड कर रही है? मुझे बेवकूफ समझ रही है क्या? शूश। सेठ जी, जरा धीरे बोलिए। हमारी पुश्तैनी जादुई हांडी का ध्यान भटक जाएगा तो हलवा कच्चा रह जाएगा। बस कुछ देर शांत रहिए, फिर हांडी का कमाल देखिए। राधा ने जैसे ही हांडी का ढक्कन हटाया, हलवे की महक पूरे कमरे में फैल गई और सुगंध जैसे ही सेठ धनीराम की नाक में जाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मंगत के मुंह से तो टप टप लार टपकने लगती है। दोनों की जीभ बाहर निकल आती है। अरे बाप रे, ये महक, ये तो शुद्ध देसी घी के हलवे की खुशबू है। बिना आग के हलवा? ये कैसे हो सकता है? टेबल पर ना लकड़ी है, ना आग जल रही है, फिर ये भाप और खुशबू कहां से आ रही है? सेठ जी, मैंने कहा था ना, यह कोई आम हांडी नहीं है। यह हमारे पूर्वजों की जादुई हांडी है। इसमें जो भी खाने का नाम लो और इस जादुई छड़ी को घुमाओ, वह बिना आग के झटपट पक जाता है। ये सब देखकर सेठ धनीराम के मन में लालच आ जाता है और वो मन ही मन सोचता है, अगर यह जादुई हांडी मुझे मिल जाए तो मेरी हवेली में रसोइये का खर्च खत्म, लकड़ी कोयले का खर्च खत्म। मैं तो रोज बिना एक पैसा खर्च किए शाही दावतें उड़ाऊंगा। इस हांडी की कीमत तो लाखों में होगी। सेठ धनीराम तुरंत अपना रवैया बदल लेता है। राधा बेटी, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। अच्छा, एक बात बताओ, तुम इस हांडी का क्या करने वाली थी? सेठ जी, आज दोपहर को हम इसे शहर के राजा साहब के पास बेचने जा रहे थे। राजा साहब इसके बदले हमें 10,000 सोने की मोहरें देते, जिससे हम आपका कर्ज भी चुका देते और आराम से रहते। अरे राजा के पास क्यों जाना? राजा तो तुम्हें ठग लेगा। एक काम करो, ये हांडी तुम मुझे दे दो। नाना सेठ जी, ये तो हमारी पुश्तैनी धरोहर है, हम इसे ऐसे कैसे दे दें? इसमें हमारा क्या फायदा? अगर इसको बेच देंगे तो राजा साहब इसकी अच्छी कीमत देंगे। सुनो, अगर तुम यह हांडी और यह जादुई छड़ी मुझे दे दो तो मैं तुम्हारा पूरा 8,000 रुपए का कर्ज अभी के अभी माफ कर दूंगा। राधा यह समझ चुकी थी कि सेठ धनीराम उनके जाल में फंस चुका है और वह इस समय उनकी हर बात मानने के लिए तैयार है। फिर भी वह नाटक करते हुए बोलती है, ना सेठ जी, ना, ये जादुई हांडी कोई मामूली चीज नहीं है। इसे हम राजा साहब को देंगे तो वे हमें गांव का जमींदार बना देंगे। हम इसे आपको 8,000 रुपए के कर्ज के बदले नहीं दे सकते। अरे राधा बेटी, जमींदारी में क्या रखा है? पचड़ा है पूरा। एक काम कर, कर्ज का पूरा 8,000 रुपए तो माफ है ही। मैं अपनी जेब से तुझे 500 रुपए नकद और देता हूँ। बस ये हांडी और छड़ी मुझे दे दे। 500 रुपए नकद और कर्ज पूरी तरह माफ? ठीक है सेठ जी, लेकिन हमारी एक शर्त है। आप अभी के अभी अपनी बही खाते वाले कागज पर लिखिए कि रामू का सारा कर्ज ब्याज समेत माफ हो गया है और उस पर अपने दस्तखत करके अंगूठा लगा। जब तक आप कागज नहीं देंगे, हम हांडी को हाथ भी नहीं लगाने देंगे। रामू का पूरा कर्ज माफ हुआ और उस पर अपना अंगूठा ठोक देता है। साथ ही 500 रुपए के करारे नोट है। यह लो कागज और यह लो 500 रुपए। अब जल्दी से मेरी जादुई हांडी मुझे दो। यह लीजिए सेठ जी, अपनी जादुई हांडी और यह जादुई छड़ी। इसे बहुत संभाल कर ले जाइएगा। सेठ धनीराम उस हांडी और डंडे को लेकर सीधा अपने घर पहुंचता है तथा वहां पहुंचकर अपनी पत्नी से खुद की तारीफ करता है। सुनती हो जी, आज मैं तुम्हारे लिए ऐसी चीज लाया हूं कि तुम्हारे भाग्य खुल जाएंगे। आज से हमारे घर के सारे रसोइयों की छुट्टी। अरे सेठ जी, ये क्या पुरानी जली हुई मिट्टी की हांडी उठा लाए हो? इसका क्या करेंगे? यह कोई आम हांडी नहीं है, यह है जादुई हांडी। बस नाम लो और बिना आग के गरम गरम खाना तैयार। मंगत, जा और सारे रसोइयों को नौकरी से निकाल दे। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, जादुई हांडी कमाल करो। शाही पुलाव, पनीर की सब्जी और रसगुल्ले तैयार करो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, जादुई हांडी कमाल करो। शाही पुलाव, पनीर की सब्जी और रसगुल्ले तैयार करो। सेठ धनीराम कई बार प्रयत्न करता है, परंतु कुछ नहीं होता है। वह सोच में पड़ जाता है। तब उसकी पत्नी बोलती है,
सेठ जी, 2 घंटे हो गए आपको यह डंडा घुमाते हुए। ना कोई खुशबू आई, ना कोई धुआं निकला। जरा ढक्कन उठाकर तो देखो। लालची इंसान, उस गरीब किसान की पत्नी ने तुम्हें ऐसा उल्लू बनाया है कि पूरी दुनिया तुम पर हंसेगी। 8,000 का कर्ज भी माफ कर दिया और 500 रुपये नकद भी दे आए। सेठ अपनी फूटी किस्मत पर रोता है और इस तरह से राधा ने अपनी सूझबूझ और अपनी चालाकी से इस सेठ को सबक सिखाती है। और हमारी कहानी का यहीं पर अंत होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।